बर्थडे पर मिला जादुई लहंगा। नैना अपने पिता सुरेश और अपनी माँ कौशल्या के साथ जयपुर शहर में रहा करती थी। नैना के पिता एक कंपनी में काम किया करते थे और उन्होंने नैना को बड़ी ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और वो नैना से बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी कौशल्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करता था, क्योंकि कौशल्या दिखने में बहुत ही सांवली थी, लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और अच्छी इंसान थी। लेकिन सुरेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और उसकी ये शादी भी उसके माता पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। इसलिए सुरेश छोटी छोटी बातों पर कौशल्या पर हाथ भी उठाया करता था। लेकिन नैना अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी और कौशल्या भी नैना को बहुत प्यार करती थी। ऐसी ही एक दिन जब किचन में नैना चाय बना रही होती है, उसी समय कौशल्या किचन में आती है और कहती है, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। माँ, आप तो अकेले ही दिन भर घर का सारा काम करती हो और अगर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगी तो इसमें मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप मुझे चाय बनाने दीजिए। अरे मुझे पता है बेटा कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन ये सब काम मेरा है, मैं कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी समय वहाँ पर सुरेश आ जाता है और वो नैना को चाय बनाता देखकर गुस्से में कौशल्या से कहता है, अरे तुझे क्या इस घर में आराम फरमाने के लिए लाया हूँ जो तू मेरी बेटी से काम करवा रही है? अरे नहीं नहीं जी, मैं तो बस नैना को मना ही कर रही थी। अरे अब मेरे सामने अपना ये ड्रामा बंद कर, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। नहीं पिताजी, माँ मुझसे काम नहीं करवा रही थी, वो तो उल्टा मुझे काम करने से मना कर रही थी। अरे बेटा, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। नैना अपने पिता की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाती है और उसके कमरे में जाते ही सुरेश कौशल्या को जोर से थप्पड़ मारता है और ये सब नैना अपने कमरे से देख रही होती है। लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाती और उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए जब सुरेश वहाँ से चला जाता है तो नैना अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से पिताजी ने आप पर हाथ उठाया। नहीं मेरी बच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मेरे इस सांवले चेहरे की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं माँ, भले ही आपका रंग सांवला हो, लेकिन आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और माँ कभी गोरी और या सांवली नहीं होती है, माँ तो माँ होती है और आप मेरी माँ हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता है। इतना कहकर नैना अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद सुरेश अपनी कंपनी में काम कर रही सुलेखा नाम की औरत से शादी करके घर आ जाता है। सुलेखा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वो मन की बहुत ही काली और लालची किस्म की औरत थी। अरे नैना बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। अपने पिता की बात सुनकर जब नैना बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता के साथ एक औरत गले में माला डाले खड़ी होती है और ये देखकर नैना अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, ये आंटी कौन है? अरे बेटा, ये आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी दूसरी माँ है, देखो कितनी सुंदर है ना। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? और मेरी माँ के होते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? अपनी उस बदसूरत माँ का नाम मेरे सामने मत लो, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, इसलिए आज से तुम्हारी माँ यही है और अपनी उस सांवली माँ से कह देना कि वो इस घर से जा सकती है। सुरेश की सारी बातें कौशल्या कमरे में खड़ी सुन लेती है और उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन नैना को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इसलिए जैसे ही वो अपनी माँ के पास उनसे बात करने जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही अपना बैग पैक करके खड़ी होती है और वो नैना से कहती है, बेटा, तुम्हें किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम बस अपना और अपने पिताजी का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। और एक बात और, जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें लहंगा दिया था, तुम उस लहंगे को संभाल कर रखना, वो आगे तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करेगा।
इतना कहकर कौशल्या अपनी बेटी को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है और नैना अपनी माँ के जाने के बाद अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि नैना की दूसरी माँ सुरेखा नैना से घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती है और खुद दिन भर बैठकर अपने कमरे में आराम करती है। और इसी वजह से नैना कभी कभी अपना मन हल्का करने के लिए अपनी माँ से फोन पर बात कर लिया करती थी, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे नैना, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ और कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी जल्दी से धो दे। माँ, कल मेरा कॉलेज में एग्जाम है, इसलिए मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है और घर का इतने दिनों से काम करने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे ये सब मैं नहीं जानती, मैंने बस जितना कहा है तो उतना कर। लेकिन माँ, मुझे अभी अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं अभी घर का काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपने मुझसे ज्यादा जबरदस्ती की ना तो पिताजी से आपकी शिकायत कर दूंगी। तू अगर अपने पिताजी से मेरी शिकायत करेगी तो मेरी भी एक बात ध्यान से सुन ले कि मैं भी तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी कि तुम अपनी पहली माँ से छुप छुप कर रोज फोन पर बात करती हो, फिर वो तुम्हें भी इस घर से निकाल देंगे, समझी? नैना सुलेखा की ये सब बातें सुनकर घबरा जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी अलमारी में से वो लहंगा निकालती है जो उसकी माँ ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था और वो उस लहंगे को पहनकर अपनी माँ को याद करने लगती है और कहती है, काश अगर माँ आज यहाँ होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, और अगर मैंने ये सब काम नहीं किया तो मेरी दूसरी माँ मुझे पढ़ाई नहीं करने देगी। काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती जिससे मैं ये सारा काम 2 मिनट में कर लेती। नैना के इतना कहते ही घर का सारा काम अपने आप हो जाता है और सुरेखा के लिए चाय भी अपने आप बन जाती है। और ये सब देखकर नैना हैरान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे मुसीबत के समय इस लहंगे का इस्तेमाल करने के लिए कहा था और इसलिए उसे समझ आ जाता है कि ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। इसलिए वो उस लहंगे को उतार कर अपनी माँ को चाय देने चली जाती है। और ऐसे ही 2-3 दिन बाद जब नैना का एग्जाम होता है तो सुलेखा उससे कहती है, अरे नैना, जल्दी इधर आ। अरे माँ, आपको पता है ना आज मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। अरे मैंने तुझे कहा ना जल्दी इधर आ, सुनाई नहीं दे रहा? क्या हुआ माँ? अरे ये देख, कितने दिन से ये चावल की बोरी यहीं पर पड़ी है, तो जल्दी से इन चावलों को साफ कर दे वरना इनमें कीड़े लग जाएंगे। लेकिन माँ, आज तो मेरा एग्जाम है, मैं ये काम कल कर दूंगी। नहीं, तुझे ये काम अभी करना है वरना मैं तुझे एग्जाम देने नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नैना वो जादुई लहंगा पहनकर कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, मेरी मदद करो। नैना के इतना कहती ही सारा गंदा चावल 2 मिनट में साफ हो जाता है और इस बार नैना को ऐसा करते सुलेखा देख लेती है। इसलिए उसके कॉलेज जाने के बाद सुलेखा नैना के कमरे में जाकर उसका जादुई लहंगा पहन लेती है। लेकिन सुलेखा के वो जादुई लहंगा पहनती ही उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आग की वजह से सुरेखा का आधा शरीर जल जाता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग सुलेखा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। और जब कॉलेज से आने के बाद नैना को ये बात पता चलती है तो उसे गुस्सा भी आता है और सुलेखा पर दया भी। इसलिए वो सुलेखा को देखने हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पर अपने पिता को सारी बातें बता देती है और कहती है, मुझे माफ करना पिताजी, लेकिन अब मैं ना तो आपके साथ और ना ही आपकी दूसरी पत्नी के साथ और रह सकती हूँ। इसलिए अब मैं अपनी असली माँ के पास हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, आप भी नहीं। इतना कहकर नैना अपना बैग पैक करके और अपना वो जादुई लहंगा लेकर अपनी असली माँ कौशल्या के पास चली जाती है, जहाँ कौशल्या किराए पर रहा करती थी। और अपनी बेटी को अपने पास देखकर कौशल्या बहुत खुश होती है। और जब कुछ दिनों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नैना की एक अच्छी नौकरी लग जाती है तो वो लोग अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।
जादुई मटका स्विमिंग पूल का जादू। राधिका अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसके पिता दिनेश भी उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन एक दिन अचानक राधिका की माँ सुषमा बीमार पड़ गई। दिनेश ने अपनी पत्नी का बहुत इलाज कराया, लेकिन सुषमा की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। राधिका के पापा, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी राधिका का अच्छे से ध्यान रखना। कैसी बात कर रही हो सुषमा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा इलाज इससे भी बढ़िया हॉस्पिटल में कराऊंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों बाद सुषमा की मृत्यु हो जाती है। सुषमा के गुजर जाने के बाद राधिका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। पापा, माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? पापा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे माँ ला कर दो। राधिका बेटा, माँ भगवान के पास चली गई है। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जिद नहीं करते बेटा, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। चलो खाना खा लो। मैं तभी खाना खाऊंगी जब आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे माँ ला कर दोगे। अच्छा बाबा, ठीक है, अब खाना खा लो। उस दिन तो दिनेश किसी तरह अपनी बेटी को समझाकर खाना खिला देता है, लेकिन हर रोज राधिका को समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी बेटी के लिए दिनेश ने मालती नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। मालती की पहले से ही एक बेटी होती है जिसका नाम कृतिका होता है। मालती शुरू में तो राधिका को सगी माँ की तरह लाड करती है, लेकिन दिनेश के बाहर जाते ही उस पर खूब अत्याचार करने लगती है। एक बार दिनेश को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। उसके बाद तो मालती का राधिका के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार बढ़ गया। वह राधिका से घर का सारा काम करवाती और उसे बदले में ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। राधिका, ओ राधिका, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बुलाया कि बच्ची देख नहीं रही है? मेरी बेटी स्कूल से आई है। चल उसका बस्ता उठाकर घर में रखा और फटाफट उसके लिए खाना लगा दे। कृतिका के खाना खाने के बाद राधिका भी खाना खा रही थी। तभी उसकी माँ उसकी थाली छीनते हुए उससे कहती है, महारानी से एक काम घर का तो होता नहीं है। जब देखो खाना ही ठूसती रहती है। चल उठ, बहुत हो गया खाना। बाथरूम में मेरे और मेरी बेटी के बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पहले उसे धुल ले और फिर अलमारी में जो कपड़े पहले से रखे हैं उसमें अच्छे से इस्त्री करके अलमारी में रख दे। उसके बाद ठूसती रहना। राधिका अपनी सौतेली माँ के डर से कपड़े धोने में लग जाती है। कपड़े धोने के बाद वो कपड़ों में इस्त्री करने लगती है। तभी गलती से उससे मालती की एक साड़ी जल जाती है। यह देखकर मालती आग बबूला हो जाती है। तो ये तूने नया तरीका ढूंढा है हमसे बदला लेने का? तूने ये साड़ी जानबूझकर जलाई है ना? तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। चल निकल जा मेरे घर से। पहले तो अपनी माँ को खा गई, अब क्या हमें खाकर ही चैन लेगी? इतना बोलकर सौतेली माँ उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। माँ, ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज माँ, मुझे घर से मत निकालो माँ। कहीं भी जाकर मर, मुझे अब तुझसे कोई मतलब नहीं है। राधिका रोते रोते वहाँ से नदी के किनारे पहुँच जाती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तो लगा था कि दुनिया में हर माँ आपकी तरह ही प्यारी होती है, लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि सगी माँ ही होती है। माँ, मुझे अभी जालिम दुनिया में नहीं रहना है, मैं आपके पास आ रही हूँ माँ। इतना बोलकर राधिका नदी में कूद जाती है। नदी के गहराई में जाने के बाद वह एक अद्भुत परियों की नगरी में पहुंच जाती है। यह मैं कहाँ आ गई? यह दुनिया तो बहुत ही सुंदर है। तभी एक परी वहाँ आकर कहती है, परियों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है राधिका। हम हर मरने वालों को जीने का एक मौका देते हैं। आखिर तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? फिर राधिका परी को अपने बारे में सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो राधिका, तुम अब से यहीं हमारे साथ हमारी दुनिया में रहोगी।
और फिर राधिका परी के साथ उसी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती है। इधर जब दिनेश शहर से घर लौट कर आता है तो अपनी बेटी राधिका को घर पर नहीं देख मालती से उसके बारे में पूछता है। अरे मालती, काफी देर हो गया, राधिका बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगे मुझे, सौतेली जो हूँ। कितना भी कर लूँ फिर भी रहूंगी तो सौतेली ही ना। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। राधिका भी बच्ची है, हो सकता है तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लग गई हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। आज सुबह से ही पता नहीं उसे क्या हो गया, कहने लगी आज खाना मैं खुद बनाऊंगी, और फिर उसने पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। सब्जी में सारा तेल और मसाला भर कर डाल दी। जब मैंने कहा बेटा ऐसे खाना नहीं बनता तो मुझे ही मारने के लिए उसने चाकू तक उठा लिया, और जब मैंने उसे इसके लिए मना किया तो नाराज होकर घर से चली गई। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है जी? वो तो हमें जान से मार डालना चाहती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी राधिका ऐसा भी कर सकती है। खैर, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इधर राधिका को परियों की दुनिया में रहते हुए काफी दिन बीत जाता है। परी जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे इतने अच्छे से यहाँ पर रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपने माँ बाबा के पास वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है राधिका, जैसी तुम्हारी इच्छा। राधिका, ये लो, ये एक जादुई स्विमिंग पूल का मटका है। ये जादुई मटका तुम्हें तुम्हारी जरूरत का हर चीज देगा। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। परी जी, लेकिन मैं इस मटके को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना है, जिसे बोलते ही ये घड़ा अपने आप छोटा और बड़ा हो सकता है। और हाँ, जब भी तुम्हें इस जादुई मटके के स्विमिंग पूल से कुछ मांगना होगा, उससे पहले तुम्हें यही मंत्र बोलकर इस जादुई मटके में डुबकी लगानी होगी, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और वो मंत्र है, मेरा मन है सबसे सच्चा, हो जाए पूरी मेरी इच्छा। उसके बाद राधिका परी का बताया हुआ मंत्र बोलती है। मंत्र बोलते ही वह मटका छोटा हो जाता है। उसके बाद राधिका परी का धन्यवाद कर पानी से बाहर आ जाती है और अपने गांव की तरफ मटका लेकर चल देती है। तभी उसे गांव के चौराहे पे कुछ लोग बहुत ही दुखी नजर आते हैं, जो रो भी रहे होते हैं। राधिका उनसे पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? आप सब लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं? बेटी, पिछले 1 साल से हमारे गांव में सूखा पड़ा है। खाने तक को हमारे पास अनाज नहीं बचा। आसमान में बादल तो गरजते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं होती। हमारे यहाँ की धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। क्या 1 साल से? काकी, ये कौन सा साल चल रहा है? उसके बाद वहाँ खड़ा एक आदमी राधिका को साल बताता है, क्योंकि जब वो परियों की दुनिया में रह रही थी तो वहाँ कोई रात हो ही नहीं रहा था। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दिन ही रहता था। राधिका समझ गई। परी के साथ उसने पूरे 1 साल बिताया। 1 साल बाद अपने गांव की ये हालत देखकर राधिका बहुत ही निराश हो जाती है, और फिर वह लोगों की मदद करने का वादा करते हुए सभी को एक खुले मैदान में लेकर जाती है और उस मटके को बीच में रखकर वह मंत्र बोलती है, मेरी आंखों में जचता है काजल, आसमान में ला दो काले काले बादल। इतना बोलकर राधिका उस जादुई मटके में डुबकी लगा लेती है। डुबकी लगाते ही आसमान से जोर जोर से बारिश होने लगती है। यह देखकर गांव के सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तभी राधिका फिर मटके से कहती है, मेरा मन है सच्चा, कर दो मेरे गांव वालों की पूरी हर इच्छा। राधिका के इतना बोलते ही पूरे गांव में सबका घर अनाज और जरूरत की चीजों से भर जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग राधिका का जय जयकार करने लगते हैं। जब इस जय जयकार की आवाज उसके सौतेली माँ और पिताजी के कानों में पड़ता है तो वो फौरन वहाँ आ जाते हैं, और फिर दिनेश राधिका को गले से लगा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? पिछले 1 साल से तुम्हारी सूरत देखने के लिए तरस गया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। 1 साल तक कहाँ थी?
पापा, मैं आपके और माँ के लिए जादुई स्विमिंग पूल का मटका लेने गई थी। मंजिल काफी दूर था, इसलिए समय लग गया। घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इधर मालती बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी कि अगर राधिका ने दिनेश को सच्चाई बता दी फिर क्या होगा। वह डरते डरते दिनेश के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने राधिका के साथ बहुत बुरा किया, मैंने ही इसे घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने ही राधिका बिटिया को घर से निकाल दिया था। मैंने राधिका के साथ बहुत बुरा किया। और फिर मालती दिनेश को सारी सच्चाई बता देती है। दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। राधिका, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसकी सजा भगवान मुझे जरूर देंगे। लेकिन बेटी, मुझे एक मौका दे दो, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मुझसे भूल हो गई, मैं तुम लोगों के बिना कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए। जो भी हुआ माँ से अनजाने में हुआ। अब माँ बदल चुकी है और अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब अपने पास ये जादुई स्विमिंग पूल का मटका है, इसकी मदद से आपका कारोबार फिर से अच्छे से चलने लगेगा। और माँ और मेरी बहन कृतिका के लिए नए नए कपड़ों से सदैव अलमारी भरा रहेगा। अब हमारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम सब अच्छे से मिलकर रहेंगे। राधिका के कहने पर दिनेश मालती को माफ कर देता है और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।